हेलो फ्रेंड, वेलकम। आज हम बात करने वाले क्लास 8 साइंस फर्स्ट चैप्टर दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। एंड हम केवल एनसीईआरटी बुक नहीं, इसके अलावा दो और बुक को कंसल्ट करेंगे, दैट इज ऑक्सफोर्ड की बुक है और एक है यूनिवर्सल साइंस। तो हम उस बुक को डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ में तो कुछ एक्स्ट्रा। तो आओ शुरू करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा सीखते हैं आज। सो हम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे फर्स्ट एग्रीकल्चर, देन क्रॉप, देन मैनेजमेंट, सो clearing the meaning of chapter, then agriculture practices, these are all the practices of agriculture, then we will discuss one by one them all. So फिर देखते हैं वीडियो कितनी लंबी होती है। So start करते हैं। So first is agriculture. So agriculture, as you know that India, हमारा देश अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड, मीन्स हम कह सकते हैं अभी भी 60% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर या लेबरी करके ही क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, पैसे कमाते हैं। देन अब एग्रीकल्चर होता क्या है? खेती करना। सिंपली अगर खेती करना दिमाग में आ रहा तो हमको लगता है कि हमने भी अपनी किचन गार्डन में ये लगा रखा है या धनिया बो दिया, ये बो दिया, राइट। तो वो भी खेती है, लेकिन एग्रीकल्चर का रियल मीनिंग है कि जब हम इसको प्रोफेशनली करते हैं, मतलब कि वी ग्रो इन लार्ज क्वांटिटी, हम तो बहुत बड़ी अमाउंट पर कोई चीज़ को ग्रो करते हैं, कमर्शियल लेवल पे उसको बेचते हैं, उससे पैसे कमाते हैं और भी बहुत सारे प्रोसेसर होती हैं, तो दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। क्लियर नाउ? सो देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्रॉप। अब एग्रीकल्चर होता क्या है? क्रॉप। क्रॉप क्या होती है? फसल, सिंपली। सो नाउ देयर कैन बी मेनी टाइप ऑफ क्रॉप। क्रॉप बहुत सारी क्रॉप हो सकती है बेस्ड ऑन डिफरेंट कैटेगरीज लाइक ऑयल, सीरियल्स, पल्सेस, राइट, कैश क्रॉप। सो बहुत सारी क्रॉप हो सकती हैं, आप देख सकते हैं। सो इतनी सारी क्रॉप है बेस्ड ऑन डिफरेंट ऑफ थिंग्स, बट हमें जो पढ़ना है सो पढ़ना है बेस्ड ऑन सीजन। हमने पढ़ना है सीजन के बेस पे, इंडिया के बेस पे, कि इंडिया में जो कौन कौन सा सीजन है। मानसून सीजन, यू नो, रेनी सीजन, विंटर, समर, स्प्रिंग, ये सब पता है। तो इसके सीजन पे हमारे इंडिया में क्लासिफाई किया गया है फसल को, हम सीजनल ग्रो करते हैं। सो बेस्ड ऑन दैट देयर आर टू टाइप ऑफ क्रॉप्स। फर्स्ट इज रबी क्रॉप, सेकंड इज खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप दैट इज ग्रोन बिटवीन अक्टूबर टू अप्रैल, इन बिटवीन विंटर सीजन। व्हीट, बार्ली, ग्राम आर द एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारा और एग्जाम्पल है। देन खरीफ क्रॉप दैट इज ग्रोन बिटवीन जून टू अक्टूबर। आजकल इसकी गाँव में या इसकी बुआई चल रही है, दैट इज पैडी, धान, कॉटन एंड सोयाबीन। और भी सारे एग्जाम्पल है। मेज इज अनदर एग्जाम्पल। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई they are categorized as in winter or they are in June to October based on monsoon season. Why? You can be asked why paddy, dhan, why we sow them or grow them into rainy season. So this is because it require more water. इसको इसलिए करते हैं क्योंकि जो व्हीट है, बाल है, इसको कम टेम्परेचर चाहिए ग्रो करने के लिए एंड कम पानी चाहिए। तो दैट्स वाई ये सुटेबल है जाड़ों के लिए, विंटर सीजन के लिए। लेकिन पैडी, कॉटन, सोयाबीन ये बहुत तेजी से उगती है। एक चीज़ और है, जो गर्मियों में जो फसल होगी वो कंपेरेटिवली तेजी से उगती है क्योंकि उनके प्रोसेस बहुत जल्दी होती है, ट्रांसपिरेशन जल्दी होता है। गर्मियों में ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा तो प्रोसेस, सारी प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस उनकी तेज होगी, जिससे वो तेजी से ग्रो करेंगे। तो ये सोयाबीन, कॉटन सबसे तेज उगता है। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इज मेज, मक्का, राइट। सो वो भी आजकल बोया जाता है। सो क्योंकि इनको ज़्यादा पानी चाहिए, ठीक है। और यू नो इंडिया सब जगह इरिगेशन पॉसिबल नहीं है, नेचुरल वे से इरिगेशन किया जाता है। हम बारिश पे डिपेंड रहते हैं। गांव में मैक्सिमम जो फसल है वो बारिश पे डिपेंड रहती है, इसलिए इनको जाड़ों पे न बो के गर्मियों में बोया जाता है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज क्यों बोया जाता है। नाउ मैनेजमेंट, ऐसा आप देख सकते हैं क्रॉप प्रोडक्शन दैट यू हैव डिस्कस एंड मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट, क्रॉप में क्या मैनेजमेंट भाई? हमने मैनेजमेंट का मतलब होटल मैनेजमेंट सुनते हैं हम, है ना, हाउस मैनेजमेंट, पार्टी मैनेजमेंट ये सुनते हैं, लेकिन क्रॉप मैनेजमेंट थोड़ा नया टर्म है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाई मैनेजमेंट इन क्रॉप? नाउ वन मोर थिंग, इट हैज़ बीन कॉमर्शलाइज्ड, ठीक है। कॉमर्शियली फसल होती है, मतलब किसान ग्रो करते हैं, बेचते हैं, पैसे कमाते हैं। लेकिन अगर क्या हो, अगर किसान क्या करे, कोई भी फार्मर है बड़े लेवल पे, वो क्या करे, वो कुछ इन्वेस्ट करे। सपोज उन्होंने कोई फसल बोई, उसमें उन्होंने 5,000 रुपये लगाए, राइट, और इन रिटर्न ही गेट ओनली 2,000 रुपीज़ और वर्थ 2,000 रुपीज़ एनीथिंग। तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम किसान ग्रो करेगा उसको? नहीं करेगा, है ना। आप भी ऐसा कोई काम है जिसमें आप घाटा हो। तो मैनेजमेंट एक टेक्निक है जिससे क्या किया जाता है, जो इतने सारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, जो लेबर कॉस्ट है, जो सीड कॉस्ट है, बेस्ट ऑफ बेस्ट सेलेक्ट किए जाते हैं, उनको मैनेज किया जाता है ताकि एक बेस्ट रिजल्ट निकले और बेनिफिट हो।
जैसे हम मैनेजमेंट अपने घर में भी करते हैं, हम ट्यूशन को मैनेज करते हैं, है ना। अब स्कूल से आते हो तो ट्यूशन जाते हो, या स्कूल को जाते हो तो ट्यूशन चले जाते हैं, या कुछ ऐसे एक्स्ट्रा काम करते हैं। पापा स्कूल से घर आते हो कुछ सब्जी ले आते हैं, ऐसा नहीं कि घर आके दोबारा नहीं जा सकते, लेकिन वो मैनेज कर लेते हैं कि यार घर आके दोबारा कौन जाए, है ना, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, तो उनको फायदा है। तो अपने फायदे के लिए, तो किसी चीज़ को फायदे के लिए उनको मैनेज करना पड़ता है। सो मैनेज करेंगे तो क्या होगा, हमको फायदा होगा, टाइम बचेगा, राइट। सो दैट इज मैनेजमेंट। ओके, नाउ व्हाट इज एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, मीन्स एग्रीकल्चर में क्या मैनेजमेंट है, उसको समझने के लिए अगर हम ये चीज़ समझें तो आप ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो मैनेजमेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। सो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मीन्स दैट प्रोसेस, वो सारी प्रोसेस, स्टेप या साइकिल, वट एवर यू कैन से, राइट, प्रोसेस, स्टेप, साइकिल, वो सारा काम जो खेतों में किया जाता है एक फसल को बोने से लेके उगाने तक, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। दैट ऑल प्रैक्टिस व्हिच फार्मर does in or do in field to grow the crop, right? That is called agricultural practice. So first is preparation of soil. Now what is preparation soil? So suppose this is going June, so हमको धान बोना है, right? कॉटन बोना है, सोयाबीन, जो भी फसल बोना है, तो इससे पहले हमने व्हीट, बार्ले, ग्राम या कुछ और फसल लगाई होगी। सो देयर मे बी द रिमेनिंग्स, राइट। तो रिमेनिंग होंगे, तो इसमें हो सकता है इसके स्टैक्स पड़े हों, या फिर कुछ भी पत्थर गए हों, या दीवार टूट गई, कुछ भी हो गई हो। सो और रिमेनिंग्स ऑफ द क्रॉप, है ना, उसका भूसा पड़ा हो, तो उस सबको हटाते हैं। वी प्रिपेयर द सॉइल, वी मेक इट गुड, वी लेबल द सॉइल, राइट। पत्थर, जो भी चीज़ करना है, झाड़ियाँ काटनी है या मेड़ लगानी है नीचे से पानी को रोकने के लिए, तो दैट ऑल नोन एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। सो वो सब काम फर्स्ट स्टेप में आता है। देन सेकंड, सिलेक्शन ऑफ सीड। यस, ऑब्वियसली, देन सिलेक्शन ऑफ सीड। सो सिलेक्शन ऑफ सीड के दो तरीके हैं, आई विल शो दैट। दो तरीके कॉमनली वी यूज, वन इज कि आप क्या करो, जो भी सीड को आपको बोना है, जैसे आजकल मक्का बोया जा रहा है, आई विल शो दिस। सो मक्का बोया जा रहा है, उसको पानी में भिगा दो, तो जो लाइट सीड होंगी, जो उतने डोमिनेट या वाइबल नहीं होंगी, वो क्या करेंगे, वो लाइट, बीइंग लाइट, दे विल फ्लोट ऑन द सरफेस। सरफेस में फ्लोट करेंगे तो हम ऐसा समझ जाएंगे क्या है कि हल्की सीड नहीं, इतने वाइबल नहीं है, इतनी यूजफुल नहीं है, तो उनको हमको अलग कर देंगे। जो भारी सीड होंगे, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, जिनके अंदर ज़्यादा न्यूट्रिएंट होंगे, तो उनको हम बो सकते हैं। देन अनदर मेथड इज विनोइंग। सो विद द हेल्प ऑफ, सूपा कहते हैं इसको। सो यहाँ से क्या करते हैं, एट द हाइट, विद द हेल्प ऑफ एयर करंट, यहाँ से आप इसको नीचे गिराओ, पीछे से हवा आएगी, जो हल्के सीड होंगे उड़ जाएंगे ऑब्वियसली, जैसे धूल उड़ती है, और जो भारी सीड होंगे यहाँ पर गिर जाएंगे, उनको सिलेक्ट कर लो। तो अनदर मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ सीड, ठीक है। उनको फिर बोया जाता है, अब कुछ देर उनको पानी से पहले, अब बोने से पहले भिगोया भी जाता है। देन ये हर किसी में अलग अलग होता है, इस डिटेल वीडियो आपको बाद में बताई जाएगी। एडिशन ऑफ मैन्योर। सो दिस इज इम्पोर्टेंट प्रोसेस, क्योंकि बिकॉज ऐसा है, क्योंकि जो इससे पहले, जो खरीफ क्रॉप से पहले जो रबी क्रॉप लगाएगी, उसने न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लिए होंगे, सॉइल से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लिए, तो क्या होगा, अब सॉइल में न्यूट्रिएंट की कमी होगी, एंड देयर इज नो गैप बिटवीन। कहीं कहीं तो गैप दिया था, लेकिन अब फसल की डिमांड इतनी ज़्यादा है और अनाज इतना ज़्यादा चाहिए कि हम गैप देने का टाइम नहीं होता। तो ना इट कैन बी ऑफ टू टाइप, इधर वी कैन ऐड फर्टिलाइजर, आजकल इसका ज़्यादा यूज होता है क्योंकि इजीली अवेलेबल हो जाता है और क्विक बन जाता है, बहुत जल्दी बन जाता है, केमिकल है, आप फटाक से बना सकते हो और जल्दी एब्जॉर्ब भी हो जाता है, राइट। तो बट देयर इज अ ग्रेट लॉस ऑल्सो, लॉस टू इकोसिस्टम। ये केमिकल्स हैं, ये सॉइल को वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम कर देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं, और वाटर बॉडीज़ के लिए, एक्वाटिक एनिमल्स के लिए नुकसानदायक हैं। बहुत सारे डिसएडवांटेजेस और यू कैन से डिमेरिट्स हैं, साइड इफेक्ट हैं, वी कैन से। देन और अनदर इज मैन्योर और कंपोस्ट, मैन्योर और कंपोस्ट। बट इसके साथ एक चैलेंज है, इट टेक टाइम। मैन्योर इज बायोलॉजिकल, मीन्स रॉटिंग ऑफ बायोलॉजिकल थिंग्स और ऑर्गेनिक थिंग्स, लेकिन इनका टाइम लगता है, ये इट विल टेक टाइम, 2-3 महीने लगेंगे इसको प्रिपेयर करने में। गाँव में भी यूज किया जाता है, बट इट्स वेरी गुड, इको फ्रेंडली, सॉइल फ्रेंडली, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंडली एंड फ्रेंडली टू प्लांट ऑल्सो। प्लांट भी इसको अच्छे से हेल्दी से एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है इसको, इसलिए ये ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू क्रॉप इट कैन बी लाइक, जैसे धान में ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए तो यूरिया यूज किया जाता है, फॉस्फोरस यूज किया जाता है। देन सिलेक्शन ऑफ एडिशन ऑफ मैन्योर। द थर्ड इज इरिगेशन। यस, इरिगेशन इज इंपॉर्टेंट प्रोसेस। नाउ द प्रोसेस और द स्टेप ऑफ इरिगेशन डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। सो दिस टोटली द प्रोसेस, कि कौन सी प्रोसेस या कौन सा स्टेप है, कौन से तरीके से हम अपने खेत की सिंचाई करेंगे, ये डिपेंड करता है कि पानी कितना अवेलेबल है।
फील्ड कितना है हमारे पास. सो इफ यू सी द ट्रेडिशनल मेथड यू कैन सी वेल, ढेकली, राइट, रहट, ये सब कुछ पुरानी मेथड्स थे, लेकिन अब ये उतने यूजफुल नहीं है. सो नाउ देयर आर मॉडर्न टेक्निक्स. सो मॉडर्न टेक्निक्स में क्या आता है? सो पंप, राइट, पंप लगा दिया जाता है, खेतों में पानी निकलते रहता है, एक साइड से पंप लगाते हैं और खेत में पानी निकलता है, जैसे कहते हैं हम, जैसे ड्रिल करके निकाला जाता है. सो जमीन से पानी, लेकिन दैट यूज द ग्राउंड वाटर ये यूज करता है और बहुत ज़्यादा पानी हार्वेस्ट हो रहा है और इसलिए बहुत जगहों पे बैन हो गया है. हरियाणा में इवन बैन कर दिया है कुछ जगहों पे, क्योंकि वहाँ जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल बहुत कम चले गया, इसलिए आप वहाँ वाटर पंप नहीं लगा सकते हो. और वहाँ इसलिए वहाँ धान की खेती भी नहीं होती, वहाँ गेहूँ ज़्यादा उगाया जाने लग गया, क्योंकि धान को ज़्यादा गेहूँ चाहिए, सॉरी धान को ज़्यादा पानी चाहिए, इसलिए, और पानी वहाँ है नहीं, इसलिए ये वहाँ बैन कर दिया गया है. ओके, देन सेकेंड इज यस, अनदर इम्पोर्टेंट मेथड इज ड्रिप इरिगेशन. ये इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में. ड्रिप एंड पाइप, या जो भी अनदर सिस्टम है, पाइप सिस्टम या स्प्रिंकल सिस्टम भी कह सकते हैं इसको हम, स्प्रिंकल. सो स्प्रिंकल सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ड्रिप इन द सेंस ड्रॉप, है ना, ड्रिप चढ़ गई कहते हैं ना किसी पेशेंट को, तो ड्रॉप करके ग्लूकोज चलता है. तो ये बहुत यूजफुल टेक्निक है उन जगहों के लिए जहाँ पर क्या है, पानी की कमी है, जहाँ पानी बहुत कम है, जैसे राजस्थान है या महाराष्ट्र है, ऐसी जगह, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पानी बहुत कम है. हालांकि कुछ स्टेट्स में या कुछ डिस्ट्रिक्ट में पानी अच्छा हो सकता है, लेकिन कहीं कहीं बहुत पानी की कमी है, तो वहाँ के लिए फसल उगाने के लिए ड्रिप इरिगेशन एक बहुत यूजफुल है. कैसे ये बहुत यूजफुल है? लेट मी टेल यू, लेट मी एक्सप्लेन हाउ इट सेव वाटर, और कैसे पानी का बहुत ज़्यादा यूज होता है. सो एक्यूरेट यूज होता है, तो फटाफट बनाते हैं एक डायग्राम. सो ये लीफ, राइट, ये रूट, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. सो फिर भी सही बन गया. ओके, ये द रूट. नाउ व्हाट इज स्प्रिंकल? फर्स्ट स्प्रिंकल को समझते हैं. स्प्रिंकल सिस्टम छिड़कना है ना, फब्बारा. तो स्प्रिंकल सिस्टम वहाँ होता है जहाँ खूब सारा पानी होता है, ठीक है, जहाँ खूब सारा पानी है वहाँ क्या करेंगे, पाइप लगा दो बीच में, यहाँ पर स्प्रिंकलर लगा दो, ये छिड़कते रहता है, पानी घूमते रहता है अपनी रेडियस में, 10 मीटर 20 मीटर की रेडियस में ये घूमते रहता है, डिपेंड ऑन द प्रेशर ऑफ वाटर, राइट. तो जहाँ खूब पानी होगा तो वहाँ पूरे खेत की सिंचाई हो जाएगी, राइट. लेकिन वो जगह जहाँ पर पेड़ नहीं है, जैसे यहाँ पर पेड़ नहीं है, फिर एक पेड़ यहाँ पर है, फिर एक पेड़ यहाँ पर है, तो ये जो स्प्रिंकल सिस्टम है ये पानी बहुत बर्बाद करेगा, राइट, बर्बाद करेगा. तो इसी जगह भी गिरेगा जहाँ पर पेड़ है ही नहीं, जहाँ पर रूट्स है ही नहीं, ये पानी यूज नहीं होगा, ये इवेपोरेट हो जाएगा, धूप आएगा तो इवेपोरेट हो जाएगा. और इसको नहला रहा है, नहलाने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है. हालांकि ये डस्ट इसकी धुल जाएगी, इसके जितने भी जर्म्स हैं या जितने कीड़े हैं वो भी धुल सकते हैं, उड़ सकते हैं, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं है. तो ड्रिप इरिगेशन में क्या किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइन, आप देख सकते हैं पाइपलाइन. सो ये वाटर को केवल उसके ड्रॉप करके इसका रूट पर ही फोकस किया जाता है, क्योंकि पानी एब्जॉर्ब यहीं से होना है, राइट. तो इसलिए बहुत यूजफुल है, हालांकि थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन लॉन्ग टर्म इज यूजफुल, राइट. So this system is called drip irrigation and it is useful in area where there is scarcity of water. Clear? Okay, now another thing is why irrigation is important. Irrigation important क्यों है? अब irrigation तो ठीक है, हमने addition of manure किया, हमने खाद डाली, हमने अपनी जहाँ पर भी आपने फसल लगाई उसमें आपने खाद डाली, तो क्या हुआ, खाद अब पेड़ तो ऐसे ले तो लेंगे नहीं, ठीक है. तो पेड़ हमेशा जितने भी न्यूट्रिएंट लेते हैं वो पानी के थ्रू लेते हैं. ये ऐसे ही जैसे आपने आप जूस पी रहे हो या पानी पी रहे हो, पानी में अगर आप ग्लूकोज मिक्स कर दो या वट एवर यू वांट, रसना या जो भी आपको पसंद है, अगर आप उसे मिक्स कर दो तो ओबियसली पानी के साथ उसे भी आप पी लेंगे, है ना. तो वैसे ये भी है, जब आप इरिगेट करते हो, जब आप जमीन में पानी देते हैं, तो क्या होता है, जो रूट्स हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करेंगे, अलॉन्ग विद दैट वाटर मिनरल्स, न्यूट्रिएंट एंड ऑल whatever things you have added as a manure or as a fertilizer or as a compost that will be absorbed automatically. ऐसा नहीं कि आप ऊपर से खाद डाल दो या फर्टिलाइजर डाल दो, पेड़ पाउडर को absorb कर लेंगे. No, until unless you did not dissolve in water, they cannot absorb it and there is no use of that manure. So इसलिए irrigation बहुत जरूरी है. irrigation जनरली खाद डालने के बाद ही की जाती है. अब बारिश हो जाए तो फिर बात अलग है. That is what after that there is a harvesting and last is storage. So harvesting and storage. So after that harvesting, harvester with the help of machines
एंड देन स्टोरेज के लिए सिलोज या फिर ग्रेनरीज बनाई जाती है, बहुत बड़ी मकान से बड़ी होती है। सो अभी किसान आंदोलन भी कहीं ना कहीं उसके संदर्भ में चल रहा है। सो हार्वेस्टिंग के लिए हार्वेस्टर यूज किया जा सकता है, मशीन आती है जिसमें हार्वेस्टर होता है, पीछे से ब्लेड्स लगी होती हैं जो उसको काटता है, आप देख सकते हैं। सो और सीधे ग्रेन्स को विनोइंग करके प्यूरिफाई करके या कहेंगे अलग करके एक कंटेनर में जमा कर देते हैं, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग अलग प्रोसेस है, बट गांव में अलग मैनुअली होती है, दराती से काट के होती है, क्योंकि वहाँ मशीन नहीं जा सकती, बिकॉज देयर आर टेरेस फार्मिंग। जहाँ टेरेस फार्मिंग है वहाँ मशीन से नहीं जा सकती, वहाँ ट्रैक्टर भी जाता है, वहाँ हल से बैलों से खेत जोते जाते हैं, मैनुअली खेत जोते जाते हैं, और सब ट्रेडिशनल तरीके से होता है, राइट। हालांकि अब छोटे ट्रैक्टर आ गए, मॉडिफाइड ट्रैक्टर आ गए, लेकिन फिर भी बहुत से मशीन्स गांव के लिए या टेरेस फार्मिंग के लिए यूजफुल नहीं है। ओके, दैट इज हाउ। देन स्टोरेज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि साल भर तो हम फसल उगाएंगे नहीं, ऐसा नहीं है कि धान एक बार उगा दिए तो साल भर धान उगाते रहेंगे, ऐसा है नहीं। तो एक बार धान उगाए उसके बाद हम दूसरी फसल उगाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन और मिक्सिंग ऑफ क्रॉप। सो उससे सॉइल की फर्टिलिटी भी बनी रहती है। एंड अनदर थिंग इज दैट पैडी शुड बी स्टोर थ्रू आउट द ईयर, उसको हम पूरे साल भर स्टोर करते हैं और पूरे साल भर सप्लाई करते रहते हैं। तो इसलिए स्टोरेज एक बहुत चैलेंजिंग काम भी है और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप भी है। तो स्टोरेज के लिए ग्रेनरीज और सिलोज बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बराबर ग्रेनरीज बनाए जाते हैं। इसके अंदर स्टैक्स ऐसे लगा के, ऐसे यहाँ अंदर रैक्स बना के उसमें बोरों में भरा जाता है, और जिसके ऊपर से फ्यूमिजेंट या इसमें फ्यूम्स भी डाल सकते हैं, इंसेक्टिवोरस भी डाल सकते हैं, सॉरी इंसेक्टिसाइड्स डाल सकते हैं, पेस्टिसाइड डाल सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, और फ्यूम्स डाल जाता है जनरली, जिससे इसके अंदर कीड़े मकोड़े और सड़े ना। इसको टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, दैट इज कॉल्ड कोल्ड स्टोर ऑल्सो। सो दिस वे देयर आर सो मेनी टॉपिक्स वी हैव टू कवर, बट आई थिंक टाइम ज़्यादा हो गया, वीडियो लंबी हो गई है, तो चेक करते हैं कितनी लंबी हो गई। Yes, it almost 19 minutes video. So these are the topics of the chapter, and anything important we'll फिर बाद में डिस्कस करेंगे। So it was a small step। अगर आपको सही लगा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि और लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे लॉकडाउन में। और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही जुड़े रहने के लिए चैनल्स के लिए। थैंक यू।